डेट है आज की 5 सितंबर 2024 और पहला न्यूज़ आर्टिकल है कि लेबर मिनिस्ट्री ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है। यूजुअली क्या होता था कि एक पर्सन जब रिटायर होता था तो उसकी पेंशन पेमेंट ऑर्डर एक बुकलेट बनाई जाती थी और वो बुकलेट वहीं पर होती थी जहाँ पर उसने काम किया था। लेकिन जब वो रिटायर होके किसी और स्टेट में जाता था तो उसे पेंशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। अब ये सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की वजह से वो किसी भी बैंक से अपनी पेंशन को ड्रॉ कर सकता है और किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से वो पेंशन ले सकता है। रिसेंटली हमने देखा था कि केरला में फ्लड्स आए, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लैंडस्लाइड्स आई। आज की न्यूज़ में बताया गया है कि नागालैंड में भी लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रुनेई की विज़िट पे हैं, जो कि एक आसियान कंट्री है। वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, ना कि एक्सपेंशनिज़्म को। ये डायरेक्ट रेफरेंस है चाइना के रिलेटेड और इस लाइन का यूज़ हम GS2 में कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बेगवान में है। वहाँ पर इंडिया का जो 2018 का स्पेस एग्रीमेंट है उसको फिर से रिन्यू किया गया। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और एग्रीमेंट पर ध्यान दिया है कि वो LNG सप्लाईज़ वहाँ से कोशिश करेंगे कि इंडिया लॉन्ग टर्म में LNG सप्लाई, नेचुरल गैस की सप्लाई ब्रुनेई से ले। एक्चुअल में हम ब्रुनेई से ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन रशिया से हमें सस्ता ऑयल मिलने लगा तो हम रशिया से वो ऑयल ख़रीदने लगे। ब्रुनेई से हम LNG खरीद सकते हैं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ILO ने रिलीज़ कर दी है। इसमें 2-3 इश्यूज़ पे बात की गई है। सबसे पहले ये बताया गया है कि इनइक्वालिटी लेबर मार्केट में बहुत बढ़ गई है पूरी दुनिया में और बहुत सारे यूथ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और एक मेजर रीज़न बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका यूज़ हम GS3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस में कर सकते हैं कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ने भी ऐसा कहा है। ILO की रिपोर्ट कहती है कि इनोवेशंस की वजह से प्रोडक्टिविटी में तो जंप आया है, लेकिन लेबर इनकम शेयर रिड्यूस हुआ है। लेबर इनकम शेयर, यहाँ पर न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने एक नया बिल पास किया है। जो भी डिफेक्शन करते हैं, ये 10th शेड्यूल में तो बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी अगर कोई पार्टी से डिफेक्ट करता है। अब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी MLA अगर डिफेक्ट करता है तो उसकी पेंशन को बंद किया जाएगा। और तो और डिफेक्ट करने के बाद उसकी पेंशन से अगर कुछ रिकवर भी करना पड़ा तो रिकवरी भी की जाएगी। यहाँ पर एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। रिसेंटली हमने देखा था कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट ड्राइव में 12 लोगों की डेथ हुई थी। झारखंड के CM का मानना है कि कोविड वैक्सीन की वजह से ये डेथ्स हुई हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। राजस्थान की तरफ से ये न्यूज़ है कि वहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स में विमेन के लिए 33% कोटा लाया गया है। ये न्यूज़ एनिडको के बारे में है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट निकोबार आइलैंड्स में हो रहा है, जहाँ पर टूरिज़्म और एयरपोर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट होगी। तो एनिडको वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखेगी। प्रॉब्लम ये है कि कुछ देर तक एनिडको में ना ही एनवायरनमेंट सेल या एनवायरनमेंट पॉलिसी थी कोई इनकी। तो इसका मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट देना, और वो भी सेंसिटिव एरिया में जहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स काफ़ी डाइवर्स हैं बायोडाइवर्सिटी में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश की एक न्यूज़ देखी थी। उन्होंने विमेन की मैरिजेबल एज को बढ़ा के 18 से 21 कर दिया। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट कुछ राइटर्स बता रहे हैं कि ये जो बढ़ी हुई एज है इसका यूज़ पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी की डॉटर भाग जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं,
उस इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं बॉयज़ को पनिश करने के लिए। 2008 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि मेन और वुमेन दोनों की एज को 18 साल कर दिया जाए, और एनएचआरसी ने भी ऐसा ही रिफॉर्म बोला था। इसका यूज़ हम जीएस 2 में कर सकते हैं, जब कभी अगर हमें सोशल रिफॉर्म जीएस 1 में सोसाइटी में और जीएस 2 में अगर लॉ के रिलेटेड कुछ पूछा जाए। जो कुछ पुराने डिप्लोमेट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं ताकि वो पिटीशन फाइल कर सकें कि इंडिया इज़राइल को आर्म्स सपोर्ट ना करे, यानी वेपन सप्लाई ना करे। उनका मानना है कि गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंडिया पार्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इज़राइल को वेपन्स ना सप्लाई करें। कल की न्यूज़ में हमने ये देखा था कि यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि 350 आर्म्स जो वेपन्स वो उनको इज़राइल को बेचते थे, उसमें से 30 टाइप के वेपन्स अब वो नहीं बेचेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा की गवर्नमेंट और त्रिपुरा के दो इंसर्जेंट ग्रुप्स, एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ है, यानी एक एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत 300 इंसर्जेंट्स अब वेपन छोड़ देंगे और पीसफुल लाइफ बिताएंगे। अमित शाह जी ने कहा है कि पिछले 10 साल में ये 12वां एग्रीमेंट है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, और त्रिपुरा के रिलेटेड 3rd एग्रीमेंट है। आर्मी चाहती है कि चाइना के जो भी इक्विपमेंट ड्रोन्स में फ़िट किए जाते हैं वो यूज़ ना हो, क्योंकि इसकी वजह से वो हम पर सर्वेलेंस कर सकते हैं। लेह में सितंबर एंडिंग में हिमटेक एग्जीबिशन होगा और ड्रोनाथॉन होगा, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को शो करेंगी। यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं। ड्रोन्स डिफरेंट तरह के होते हैं: सर्वेलेंस ड्रोन्स, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स। लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स वो होते हैं जो सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं। स्वार्म ड्रोन्स होते हैं जो ग्रुप में अटैक कर सकते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होता है? लॉइटरिंग म्यूनिशंस होता है कि ऐसा ड्रोन जो आगे पीछे घूमता रहेगा जब तक कि उसको टारगेट ना मिले, और जैसे ही टारगेट मिलेगा वो उस पर फायर कर देगा। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन क्या होते हैं? यूजुअली ड्रोन्स के नीचे अलग से कैमरा अटैच किया जाता है, लेकिन ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं इनकी बॉडी पर ही कैमरा लगा होता है और हमें हाई क्वालिटी डेटा इसके थ्रू मिलता है। ये न्यूज़ जो है, हरियाणा में भी इलेक्शंस हो रहे हैं जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो ये न्यूज़ कहती है कि वहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या एनजीओज़ हैं, वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को मैनिफेस्टो में लाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एनवायरनमेंट को एजेंडा में लाना पड़ेगा, और उनकी डिमांड है कि जो अरावलीज़ का हिल्स हैं उनको क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन्स में लाने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 पॉइंट स्ट्रेटजी दी है स्टेट्स को कि जिससे हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। सबसे पहले इनकी राय है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में रिटायर हो चुके हैं, उन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है, या फिर स्टेट की जो पुलिस फोर्स है उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। वीडियो फुटेज जो भी सीसीटीवी लगा होगा, और कुछ भी अगर अनफोर्सिन चीज़ होती है तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का काम है कि जितनी जल्दी पुलिस तक वो वीडियोस पहुंच जाएं ताकि वो जल्द से जल्द एक्शन लें। ये भी ज़रूरी है जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हॉस्पिटल में एम्प्लॉय किए जाते हैं उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, और प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है हॉस्पिटल स्टाफ को भी। अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें क्या प्रोटोकॉल्स, यानी बेरीवमेंट प्रोटोकॉल्स, उनकी फैमिली को किस तरह से डील करना है, वो प्रोटोकॉल्स भी डेवलप होने चाहिए। सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास डेवलप होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाना चाहिए, और एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहां से उन सीसीटीवी कैमरा की लाइव फुटेज को देखा जाए। यहाँ पर एक न्यूज़ है स्कीम्स के रिलेटेड कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के 90% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये न्यूज़ बोल रही है कि फेम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्कीम है, फेम 3 लॉन्च होने वाली है आने वाले 2 महीने में।
इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है कि इजिप्ट और टर्की के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन अब उनके रिलेशंस ठीक हो गए हैं और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनमें एक मीटिंग हुई है और वहाँ पर उन्होंने गाज़ा, बायलैटरल रिलेशंस और वेस्ट एशिया को डिस्कस किया है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा जो हैं वो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अपनी जो मिनिस्टेरियल पोजीशन है उसको छोड़ दिया है। कल हमने न्यूज़ में देखा था कि पोल्तावा में रशिया ने स्ट्राइक किया था और वहाँ पर 53 लोगों की जान गई थी। आज जो जगह न्यूज़ में है वो लवीव है जो कि यूक्रेन में है। प्रेसिडेंट शी ने अफ्रीकन लीडर्स के साथ समिट वो कर रहे हैं। कल की न्यूज़ में भी हमने देखा था। अफ्रीका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर, गोल्ड, लिथियम एंड रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। तकरीबन 25 अफ्रीकन लीडर्स प्रेसिडेंट शी से मिल रहे हैं। यहाँ पर न्यूज़ है कि बांग्लादेश में अब वो जो भी वेपन्स चोरी किए गए थे शेख हसीना को रिमूव करते टाइम आम जनता ने जो चोरी किए थे वो रिकवर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार की जनता यानी म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने ये वार्न किया है लोगों को जो भी उन एरियाज़ में हैं जहाँ पर आर्मी के अपोजिशन ने कंट्रोल ले लिया है। जैसे म्यांमार की नॉर्दर्न एरिया में एक स्टेट है जिसे शान स्टेट कहते हैं। वहाँ पर पीपल्स डिफेंस फोर्सेस और जितने भी आर्मी के अगेंस्ट लोग हैं उन्होंने एक प्रोविंस को कंट्रोल कर दिया है। तो म्यांमार की आर्मी ने उनको एक तरह से वार्न किया है कि अब आप हमारी तरफ से भी काउंटर अटैक होंगे। साइंस की न्यूज़ आज इस तरह से है कि यूजुअली हम मानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है वो ब्रेन साइज पर डिपेंड करता है या फिर ब्रेन टू बॉडी रेशियो कि कितना बड़ा दिमाग है उस बेस पे हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। लेकिन ये एक स्टडी हुई है कि उसमें बताया गया है कि ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स होगा वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक रिसर्च आर्टिकल है। द हिंदू को अपनी स्पेस को भरना होता है तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। साउथ कोरिया में एक डिश है उसे किमची कहते हैं और वो कैबेज से बनती है और वो भी नैपा कैबेज एक वैरायटी है और ये कैबेज ठंडे इलाकों में उगती है जहाँ पर इवन समर सीज़न में भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा टेम्परेचर मिलना नामुमकिन है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो डिश है ये सफ़र कर सकती है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि जो कोकोआ है जिससे चॉकलेट बनाते हैं, अब फार्मर्स उसको इंडोर ही बना रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वैसी सिचुएशंस नहीं मिलेंगी कि वो आराम से जैसे 6 से 8 हफ्ते में यानी 2 महीने में कोकोआ की फसल तैयार होती थी, अब इंडोर ही उसको 1 हफ्ते में तैयार किया जा रहा है। ये चीज़ें हम GS3 में एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।